जोहार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने हमारे YouTube चैनल नौकरी वाले भैया के माध्यम से। और जैसा कि कल हमने झारखंड के इतिहास अर्थात जेपीएससी प्रीलिम्स के जो पेपर 2 है उसमें झारखंड का इतिहास पहला टॉपिक है और उसी के अधीन हमें कुल 8 शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक शासन व्यवस्था जो मुंडा शासन व्यवस्था थी उसका लेक्चर हमने ऑलरेडी अपने YouTube पर आपको आज शाम तक मिल जाएगा। और आज हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक का नाम है नागवंशी शासन व्यवस्था। इस टॉपिक से भी आपको प्रीलिम्स एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का आपका इसमें योगदान रहेगा इस पेपर में। तो आपसे ये अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि एक प्रश्न आपको जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए सुरक्षित हो जाए। और धीरे धीरे क्रमवार हम लोग टॉपिक वाइज इसी तरफ आगे बढ़ते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। तो जैसा कि आप लोग झारखंड के इतिहास का अगर थोड़ा सा भी आपने अध्ययन किया है तो आप पाएंगे कि झारखंड में नागवंशी शासकों की प्रधानता थी। मतलब नागवंशी शासक बहुतायत में झारखंड क्षेत्र में शासन करते थे। तो इनकी शासन व्यवस्था, इनकी स्वशासन व्यवस्था पर हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका इतिहास जान लेते हैं कि नागवंशी राजाओं का इतिहास क्या था। आइए शुरू करते हैं। तो झारखंड में एक प्रदेश है सुतियांबे। जो रांची के आसपास या निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनको पता होगा कि ये जो रांची में पिठोरिया और कांके वाला क्षेत्र है यही पहले सुतियांबे कहलाता था। इस प्रदेश में महाराजा मदरा मुंडा का शासन हुआ करता था। मदरा मुंडा जो कि प्रारंभिक शासक हुआ करते थे। 64 ईस्वी में इनका शासन हुआ करता था। एक कहावत है, एक किंवदंती है कि कैसे आगे नागवंश की स्थापना हुई। तो मदरा मुंडा को एक तालाब के किनारे नागफन के नीचे एक बच्चा मिलता है। ठीक है, नागफन के नीचे एक बालक मिलता है। और इस जो नागफन के नीचे जो बालक मदरा मुंडा को मिलता है, इस बच्चे को वो एडॉप्ट कर लेते हैं महाराजा मदरा मुंडा और अपने बेटे मणि मुकुट राय के साथ इसका पालन पोषण शुरू करते हैं। तो मणि मुकुट राय और ये जो बच्चा है जो नागफन के नीचे मदरा मुंडा को मिला था, ये दोनों का लालन पालन साथ में होता है और ये साथ में बड़े होते हैं। अब बारी आती है राजा के चुनाव करने की। मदरा मुंडा के बाद नागवंश का राजा कौन होगा। तो जब चुनाव की बारी आती है तो जो मदरा मुंडा के बेटे थे मुकुट राय और ये जो बच्चा जो बड़ा होता है इसके बीच एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उस पे फनी मुकुट राय विजय होते हैं। ठीक है, फनी मुकुट राय, ये जो बच्चा उन्हें मिला था ये बड़ा होके फनी मुकुट राय कहलाते हैं। तो मणि मुकुट राय जो मदरा मुंडा के बेटे थे और फनी मुकुट राय के बीच परीक्षा का आयोजन होता है और मणि मुकुट राय राजा के रूप में चुने जाते हैं और मणि मुकुट राय उनके दीवान बनते हैं। तो जब राजा का चुनाव करना था उसके लिए
जो मदरा मुंडा थे राजा, उन्होंने एक पढ़ा पंचायत की बैठक बुलाई थी। उस समय जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी वो पढ़ा पंचायत की थी, और पढ़ा पंचायत की बैठक में एक परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें फनी मुकुट राय अंतिम रूप से विजित होकर राजा बनते हैं, और जो मदरा मुंडा का बेटे थे मणि मुकुट राय वे दीवान बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इनकी स्वशासन व्यवस्था पे कि नागवंशी राजाओं की स्वशासन व्यवस्था कैसी थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे गांव। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि मुंडाओं की शासन व्यवस्था में भी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कायम थी, उसी तरह नागवंशी शासन व्यवस्था में भी सिमिलरिटी थी, समानता थी, और इन्होंने भी पढ़ा पंचायत स्वशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो जब राजा का चुनाव करना था मदरा मुंडा को, तो उन्होंने पढ़ा पंचायत की ही बैठक बुलाई थी, और उसी बैठक में राजा का चुनाव हुआ और फनी मुकुट राय राजा बने। इनका नाम फनी मुकुट राय इसलिए पड़ा कि मदरा मुंडा ने इन्हें प्राप्त किया था एक तालाब के किनारे नाग फन के नीचे, और इसी से उनका नाम फनी मुकुट राय पड़ा, जो आगे नागवंशी शासक बने। तो इनकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर हम लोग बात करें तो गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, और इसके प्रधान महतो या महत्तम कहलाते थे। महतो या महत्तम, और फिर कुछ गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत की व्यवस्था थी। आगे हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे इनकी जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे परगनेदारी की व्यवस्था में तब्दील होती गई, और कैसे फिर झारखंड में मुगलों का प्रवेश होता है, और मुगलों ने किस तरह से नागवंश पर अधिकार स्थापित कर धीरे धीरे नागवंश का पतन होता है। तो हम लोग क्रमिक रूप से देखेंगे। गांव का जो प्रमुख होता था महतो या महत्तम, और इसके ऊपर पढ़ा पंचायत हुआ करती थी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो यहाँ तक उनकी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था बहुत ही सरल थी। आप देख रहे हैं सिर्फ गांव है, गांव के ऊपर आप पढ़ा पंचायत है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था परगनेदारी में तब्दील होती चली गई। परगनेदारी अर्थात जो नागवंशी जो साम्राज्य था वो अनेक परगनों में विभाजित होता चला गया, इसीलिए इसको परगनेदारी की व्यवस्था बोला जाता है। और जैसा कि नागवंशी शासन पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में था, तो पूरा छोटा नागपुर जो है परगनों में विभाजित हो जाता है। तो जब ये परगनों में तब्दील हो जाती है ये पूरी शासन व्यवस्था, तो आप देखेंगे कि पूरा नागवंश जो है छोटे छोटे परगनों में तब्दील होता चला जाता है।
अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि कौन कौन से प्रमुख परगने हुआ करते थे उस समय, तो आप देखेंगे कि दोयसागढ़, आपने सुना होगा दोयसागढ़, जिसे नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है, और ये गुमला क्षेत्र को संबोधित करती है। उसी प्रकार जरियागढ़, जरियागढ़ कर्रा खूंटी के क्षेत्र को बोला जाता था, और उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे ठाकुर महेंद्रनाथ शाहदेव। फिर आपने बड़कागढ़ सुना होगा, जो रांची के जगन्नाथपुर के क्षेत्र का इलाका है, और यहाँ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का शासन था। और फिर बसारगढ़, जो कि रांची में ही टुपुदाना के क्षेत्र को संबोधित करता है, उसमें शासक थे योगेंद्रनाथ सहदेव। तो पूरा शासन जो है परगनों में विभक्त हो गया था, और जो नागवंशी शासक थे उनके अधीन ये परगने के शासक शासन करते थे। तो जब ये व्यवस्था परगनेदारी में तब्दील हो गई, तो हम देखेंगे ये छोटे छोटे जो परगनों में शासन विभाजित हो गया, और सर्वोच्च तो महाराजा हुआ करते थे। ये नागवंशी महाराजा जो होते थे, ये पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनके अधीन कुंवर और लाल होते थे। बेसिकली ये राजवंश के ही लोग होते थे, जिसे आप राजकुमार बोल सकते हैं, और ये राज परिवार के ही सदस्य होते थे, कुंवर और लाल। और ये जो कुंवर और लाल हैं, उन्हें एक निश्चित इलाका शासन करने के लिए दे दिया जाता था। जैसे मैंने कहा जरियागढ़, बसारगढ़, है ना, इस तरह के क्षेत्र पे शासन वो करते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, परगनेदारी की व्यवस्था जब आ जाती है, तो झारखंड में मुगलों का प्रवेश होता है। झारखंड में मुगलों का प्रवेश, और मुगलों ने इस पूरे क्षेत्र में मालगुजारी की व्यवस्था शुरू कर दी। भारी मात्रा में मालगुजारी की व्यवस्था मुगलों ने इस क्षेत्र में की, जिसे नजराना कहा जाता था। मुगलों का प्रवेश, और इन्होंने यहाँ मालगुजारी या नजराना की व्यवस्था शुरू कर दी। और मालगुजारी को भरने में अगर कोई क्षेत्रीय शासक असमर्थ होता था, तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था, और उस नीलामी में बाहर के लोग यहाँ की ज़मीन को खरीदकर झारखंड में प्रवेश कर जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण पूरे नागवंशी शासन व्यवस्था की जो है धीरे धीरे स्थिति जर्जर होती चली गई, उस पर गिरावट आती चली गई, और स्थानीय शासन व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये हम लोग एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस पूरी व्यवस्था पर एक बार नज़र हम लोग डाले हैं। अब हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। पहले एक बार हम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को फिर से एक बार आपको रिवीजन कराते हैं। तो ये जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी, नागवंशी शासन के अधीन, तो उस समय जैसा कि मैंने बताया मदरा मुंडा के समय यह स्थानीय शासन व्यवस्था शुरू होती है, और इन्होंने पढ़ा पंचायत की व्यवस्था शुरू की थी नागवंश में। और इस पढ़ा पंचायत व्यवस्था को
मदरा पांजी कहा जाता है। तो नागवंश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मदरा मुंडा के समय शुरू होती है, जो कि पढ़ा पंचायत व्यवस्था थी, और इस पढ़ा पंचायत व्यवस्था को मदरा पांजी के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था की जो खासियत थी, विशेषताएं थी, इसमें लगान नहीं लिया जाता था, लगान की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय समाज में मदैती नामक एक प्रथा थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ा पंचायत मदरा पांजी। मदैती, तो मदैती क्या है? मदैती सहयोग को कहा जाता था। लोग बिना धन लिए, बिना पारिश्रमिक लिए लोगों की मदद करते थे, तो यही मदैती की प्रथा उस समय थी। उसके बाद पैंचा, पैंचा का अर्थ हुआ कि बिना सूद या ब्याज के धन जो दिया जाता था उसको पैंचा बोला जाता था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी प्रश्न है। उसके बाद उस समय समाज में सहिया की प्रथा थी। तो ये सहिया की प्रथा क्या है कि इसमें बिना जाति, धर्म, लिंग, वंश, गोत्र को ध्यान दिए दो ऐसे व्यक्ति आपस में दोस्ती करते थे जो हृदय से एक दूसरे को पसंद करते थे या एक समान होते थे, और ये जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते थे। तो ये सहिया की व्यवस्था थी। उस समय समाज में वस्तु विनिमय की प्रथा थी, अर्थात खरीद बिक्री में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा के लिए आपको उपयोगी साबित होंगी। तो शासन व्यवस्था पर आते हैं फिर से एक बार, चूंकि टॉपिक ही है हमारा जो है नागवंशी शासन व्यवस्था। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं जो कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से हट कर भी है, और नागवंशी शासन व्यवस्था में ये चीजें थी। अब हम आगे सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर बात करते हैं। मैंने थोड़ा सा विस्तृत रूप में जाते हुए आपको नागवंशी इतिहास के बारे में भी कुछ बताया, लेकिन हम लोग अब वापस टॉपिक पे आते हैं। शासन व्यवस्था ये काफ़ी सरल थी। सबसे पहले ये समझिए, काफ़ी सरल शासन व्यवस्था थी। डॉक्टर बीपी केसरी का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और एक किताब लिखी, छोटा नागपुर का इतिहास। और इस किताब में उन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था का जिक्र किया है। तो हम देखेंगे कि डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार किस प्रकार की थी नागवंशियों की शासन व्यवस्था। तो गांव जो थी प्रशासनिक इकाई थी, और महतो या महत्तम गांव के प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद पढ़ा पंचायत थी। आगे हम देखते हैं कि कैसे परगनेदारी में ये प्रथा पूरा जो नागवंश था वो पूरे परगनेदारी व्यवस्था में तब्दील हो गई। तो सर्वोच्च स्तर पर महाराजा हुआ करते थे परगनेदारी व्यवस्था में। फिर उसके अधीन कुंवर और लाल, जो कि ये भी राज परिवार के ही सदस्य होते थे,
और उन्हें कोई विशेष क्षेत्र शासन करने के लिए दे दिया जाता था। हम आगे देखेंगे कि महाराजा को सहयोग करने के लिए कौन कौन से पदाधिकारी मौजूद थे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है भंडारी। भंडारी, इनका क्या क्या होता था? भंडारी जो है ये राजा के गांव में खेतीबाड़ी की व्यवस्था को देखते थे और जो भी अन्न उपजता था इसके भंडारण की व्यवस्था और भंडारण की देखरेख की जिम्मेवारी भंडारी की हुआ करती थी। उसके अलावे हम पाते हैं पांडे, पोद्दार, अमीन, ये जितने भी नाम मैं पदों के नाम लिख रहा हूं ये सारे के सारे महाराजा के सहयोगी हुआ करते थे और स्थानीय स्तर पर ये राजा की मदद करते थे प्रशासन को चलाने में। फिर साहनी, आपको इन नामों को याद रखना होगा क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। बड़ाइक, विरीतिया, घटवार, फिर आप देखेंगे इलाकादार, दिगवार, कोटवार, गोड़ाइत, जमादार, ओहदार, तोपची, बरकंदाज। ये तोपची और बरकंदाज बेसिकली युद्ध में राजा का सहयोगी हुआ करते थे। उसके बाद बक्सी, चौबदार, बराहिल, चौधरी, गोंझू। प्रमुख रूप से ये जितने भी नाम मैंने अभी लिखे हैं ये स्थानीय स्तर पर महाराजा को शासन में सहयोग प्रदान करते थे। सबका अलग अलग रोल था। जैसे कि मैंने बताया कि महाराजा के नीचे सबसे पहले आप ये समझिए कि नागवंशी स्वशासन व्यवस्था गांव से शुरू होती है। गांव में महतो या महत्तम प्रशासन के स्वशासन के प्रमुख हुआ करते थे और कई गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है परगनेदारी की व्यवस्था में तब्दील हो गई और पूरा नागवंश का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया गया और अलग अलग शासकों को अलग अलग क्षेत्र प्रदान कर दिए गए शासन करने के लिए। तो वे बेसिकली जो होते थे, जैसे मैंने जरियागढ़, बसारगढ़, द्वैसागढ़ की बात की, तो महाराजा उन क्षेत्रों में अपने ही वंश के लोगों को जो कि कुंवर और लाल होते थे उनको शासन के लिए वहाँ पर मनोनीत कर देते थे। अब सहयोगी के तौर पर ये विभिन्न पद के लोग महाराजा को, कुंवर को, लाल को शासन कार्य में मदद करते थे। जैसे अभी मंत्रिपरिषद होती है हमारी, तो मुख्यमंत्री सारे कामों को अलग अलग विभागों के माध्यम से बंटवारा कर देते हैं ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो वही व्यवस्था थी। महाराजा और स्थानीय स्तर पर कुंवर और लाल जो होते थे इन अधिकारियों की मदद से पूरी शासन व्यवस्था को चलाते थे। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, तोपची, बरकंदाज ये सब युद्ध कार्य में मदद करते थे। उसी प्रकार पांडे, पोद्दार, अमीन भूमि के माप तौल से जुड़े हुए थे और सबके अलग अलग कार्य बटे हुए थे।
तो इनका नाम आपको याद रखना है। और धीरे धीरे झारखंड में मुगलों का प्रवेश होता है। मुगल शासकों ने नागवंशी शासकों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया और उन पर एक बड़ी मालगुजारी, जिसको कि नजराना बोला जाता था, वो देने के लिए बाध्य किया। और जब स्थानीय शासक नजराना या मालगुजारी देने में विफल हो जाते थे, तब उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था और उस नीलाम ज़मीन को बाहर के लोग, झारखंड के बाहर के लोग खरीद कर झारखंड में प्रवेश कर गए, जिसका प्रभाव नागवंशी शासन व्यवस्था पर नकारात्मक रूप से पड़ा। फिर भी इतनी तमाम समस्याओं के बाद भी नागवंशी शासन व्यवस्था बनी रही। तो ये एक खाका मैंने खींच दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने शुरुआत नागवंशी इतिहास से की, कैसे नागवंश झारखंड में स्थापित हुआ। तो हमने क्या देखा कि महाराजा मधरा मुंडा, एक बार मैं शुरू से इसको रिवाइज करा देता हूँ। तो महाराजा मधरा मुंडा जब तालाब के किनारे परिभ्रमण कर रहे थे, तो एक नाग फन के नीचे उन्हें एक बच्चा मिलता है और वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। वो बच्चा उनके बेटे मणिमुकुट राय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता है। दोनों का लालन पालन एक साथ होता है। बड़ा होने के बाद अपने उत्तराधिकारी को चुनने की जब बारी आती है, तो मधरा मुंडा ने एक पढ़ा पंचायत की बैठक बुलाई और उसमें एक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें वो बच्चा जो तालाब के किनारे मिला था, फणिमुकुट राय के नाम से राजा बना और मणिमुकुट राय जो है उसका दीवान बना। ये तो इतिहास की बात हो गई कि कैसे 8300 ईस्वी में फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। और ये नागवंश का जो नामकरण है, ये उनके बचपन की उस घटना से जुड़ी हुई है, जब वो तालाब के किनारे नाग फन के नीचे मधरा मुंडा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उस घटना के आधार पर इस वंश का नाम नागवंश पड़ता है। और ये तो इतिहास की बात हो गई। फिर हमने प्रशासनिक इकाई की बात की। प्रारंभिक जो गांव हुआ करते थे वो स्थानीय स्वशासन की इकाई थे, महतो उसके प्रमुख हुआ करते थे। गांव के ऊपर पढ़ा पंचायत थी और धीरे धीरे ये पढ़ा पंचायत व्यवस्था पूरे परगनेदारी व्यवस्था में तब्दील होती गई। पूरे नागवंश को राजा ने अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उससे स्थानीय शासकों को दे दिया, जो राजवंश से ही जुड़े होते थे, कुंवर और लाल। और इस पूरी व्यवस्था में उनके सहयोगी ये सारे लोग हुआ करते थे। यही इसका सार है। आपको इसके संबंध में विस्तृत नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अभी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में समय है, पर्याप्त समय है आपको तैयारी करने के लिए। आप लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए। हम लोग ससमय आपको हर टॉपिक्स पर एक नोट्स उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।